प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर फरहीन सैयद, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पलसोड़ा, जिला उज्जैन, सामाजिक विज्ञान विषय की आज की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 5 मानचित्र पठन एवं अंकन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प का पहला प्रश्न है, भारत में मौसम मानचित्रों का प्रकाशन आरंभ हुआ। विकल्प हमें पहला दिया हुआ है 1853 में, दूसरा 1947 में, तीसरा विकल्प 1950 में और चौथा 1875 में। इसका सही उत्तर है 1875। दूसरा प्रश्न है, भारत में मौसम मानचित्रों का प्रकाशन होता है। विकल्प 1 कोलकाता से, विकल्प 2 दिल्ली से, विकल्प 3 पुणे से और विकल्प 4 हैदराबाद से। यहाँ पर इसका सही उत्तर है विकल्प 3 पुणे से। तीसरा हमारा प्रश्न है, भारतवर्ष में मौसम विभाग विभाजित है। विकल्प 1 6 क्षेत्रों में, विकल्प 2 4 क्षेत्रों में, विकल्प 3 5 क्षेत्रों में और विकल्प 4 8 क्षेत्रों में। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में मौसम विभाग 5 क्षेत्रों में विभाजित है, अतः इसका सही उत्तर है विकल्प 3 5 क्षेत्र। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान में पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मौसम संकेतों को 1935 में मौसम विज्ञान संघ द्वारा रिक्त स्थान में मान्यता दी गई। यहाँ पर हम रिक्त स्थान में लिखेंगे वारसा, इटली में। अगला प्रश्न है, ब्यूफोर्ट रिक्त स्थान की जल सेना से संबंधित थे। यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा ब्रिटिश। तीसरा रिक्त स्थान है, वायु वेग मापने का नियोजन सर्वप्रथम रिक्त स्थान किया गया था। यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा 1805। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी के लिए हमें 2 कॉलम दिए हुए हैं, अ और ब। अ की तरफ हमारे विकल्प है मंद समीर, दूसरा सर्वाधिक तीव्र वायु वेग, तीसरा विकल्प है काम, चौथा प्रबल समीर। ब की तरफ हमारे विकल्प दिए हुए हैं क प्रबंजन, ख वायु वेग 4 से 7 मील, ग वायु वेग 25 से 31 मील और घ शांत। अब हमें कॉलम अ को कॉलम ब के विकल्पों से मिलाना है। कॉलम अ में मंद समीर को हम ख वायु वेग 4 से 7 मील से मिलाएंगे। विकल्प 2 सर्वाधिक तीव्र वायु वेग को हम क प्रबंजन से मिलाएंगे। विकल्प सी काम को हम घ शांत से मिलाएंगे और विकल्प 4 प्रबल समीर को हम वायु वेग 25 से 31 मील ग से मिलाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के पश्चात आइए अब हम अति लघुत्तरी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, नॉट क्या है? इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, नॉट वायु वेग नापने की इकाई। 1 नॉट 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। इसका अर्थ है कि वायु की गति 1.85 किलोमीटर प्रति घंटा है या 1 नॉट बराबर 1 समुद्री मील के बराबर होता है। दूसरा प्रश्न है, भारत में भूकंप मापी केंद्र कितने हैं? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में 22 भूकंप मापी केंद्र हैं, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे भारत में 22 भूकंप मापी केंद्र है। अगला हमारा प्रश्न लघु उत्तरी प्रश्न है, जिसमें पहला है, मौसम संकेतों से क्या आशय है? इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, मौसम संकेतों का आशय प्रेक्षणशालाओं से प्राप्त मौसम तत्वों को मानचित्र पर अंकों, चिन्हों या प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये अंक, चिन्ह या प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होते हैं। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मौसम संकेत कहा जाता है। इन संकेतों को 1935 में वारसा, जो कि इटली में है, में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संघ द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। प्रमुख मौसम संकेत निम्न प्रकार के हैं। पहला वायु मापन संकेत, दूसरा वर्षा मापनी संकेत, तीसरा मेघाच्छादन संकेत और चौथा समुद्री तरंग संकेत। अगला प्रश्न है, मौसम मानचित्र तैयार करने हेतु मौसम सूचनाएं कैसे एकत्र की जाती हैं? इसका उत्तर है, मौसम मानचित्र तैयार करने हेतु मौसम सूचनाएं निम्न प्रकार एकत्रित की जाती हैं। पहला,
मौसम मानचित्र को तैयार करने हेतु वेधशालाओं, वायुयानों के पायलटों, गुब्बारों तथा जलयानों से मौसम सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। दूसरा, वेधशालाओं में निम्न मौसमी तत्वों की जानकारी एकत्रित की जाती है: तापमान, वर्षा, वायु की गति एवं दिशा, आपेक्षिक आर्द्रता, सूर्य प्रकाश की अवधि, समुद्र की दशा, वर्तमान एवं पूर्व मौसम। तीसरा, मौसम मानचित्रों में मौसम के तत्वों का चिन्हों द्वारा अंकन किया जाता है। चौथा, मौसम मानचित्र में सूचनाओं को प्रेषित करने हेतु कुछ संख्याओं का प्रयोग किया जाता है जिनका विशिष्ट अभिप्राय होता है। पांचवा, मौसम मानचित्र तैयार करने हेतु मौसमी दशाओं, तत्वों का निरीक्षण एवं अभिलेखन वेधशालाओं में प्रातः 8:30 व सायंकाल 5:30 बजे होता है। तीसरा प्रश्न है, मौसम मानचित्र में मौसमी दशाओं को कैसे व्यक्त किया जाता है? इसका उत्तर हम इस तरह लिखेंगे: प्रेक्षणशालाओं से प्राप्त मौसम तत्वों को मानचित्र पर अंकों, चिन्हों या प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये अंक, चिन्ह या प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होते हैं। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मौसम संकेत कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, दिए गए वायु मापन में संकेत चिन्हों को पहचानिए व उनका नाम व वेग लिखिए। यहाँ पर हमें जो मौसम चिन्ह बने हुए हैं वहाँ पर उसका हमें नाम लिखना है। पहले नंबर पर जो संकेत बना हुआ है वह शांत का है। दूसरा जो संकेत दिया हुआ है वह धीर समीर का है। तीसरा संकेत प्रबल समीर का है और चौथे में एरो के ऊपर 4 चिन्ह बने हुए हैं तो यह झंझा का है और जो पांचवा चित्र है वह झंझावत का है। पांचवा हमारा जो प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए मेघाच्छादन संकेत चिन्हों को पहचानिए व उनकी मात्रा व स्तर को लिखिए। यहाँ पर हमें जो पहला संकेत चिन्ह दिया हुआ है उसकी मात्रा 1/8 है और यह निम्न स्तर का है। दूसरा जो हमें संकेत चिन्ह दिया हुआ है उसकी मात्रा 1/8 और उच्च स्तर का वह है। तीसरा जो हमारा संकेत चिन्ह है वह 3/8 मात्रा का और निम्न स्तर का है। चौथा संकेत चिन्ह जिसकी मात्रा 1/4 है और वह निम्न स्तर का है। पांचवा जो हमारा संकेत चिन्ह दिया हुआ है उसकी मात्रा 7/8 है और वह निम्न स्तर का है। छठा जो हमारा संकेत चिन्ह दिया हुआ है उसकी मात्रा 8/8 और वह निम्न स्तर का है। इसी तरह सातवां जो हमारा संकेत चिन्ह है उसकी मात्रा 1/2 और वह उच्च स्तर का है। आठवां हमारा संकेत चिन्ह जिसकी मात्रा 5/8 है और वह उच्च स्तर का है। नवा संकेत चिन्ह सूर्य प्रकाश का है और वह उच्च स्तर का है। अगला हमारा प्रश्न है, दिए गए समताप रेखाओं द्वारा निर्मित वायुमंडलीय दशाओं को पहचान कर लिखिए। यहाँ पर जो हमें चित्र दिया हुआ है उसमें जो पहला है वह चक्रवात का है और जो दूसरा चित्र है वह प्रतिचक्रवात का है। आइए अब हम इस अध्याय के दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को हल करेंगे। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न है, मौसम मानचित्र से प्राप्त पूर्वानुमान कहाँ अत्यधिक उपयोगी हैं? मौसम मानचित्रों का महत्व लिखिए। अथवा यह प्रश्न परीक्षा में इस तरह भी पूछा जा सकता है, मौसम मानचित्र की विशेषताएं लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे। पहले हम हेडिंग डालेंगे, मौसम मानचित्रों से प्राप्त पूर्वानुमानों की उपयोगिता। मौसम मानचित्र से प्राप्त पूर्वानुमान नौ संचालन, वायुयान की सुरक्षित उड़ान, प्राकृतिक आपदाओं के दुष्प्रभावों का निरीक्षण करने में, कृषि की उचित देखभाल तथा समुद्र तट पर रहने वाले मछुआरों को समुद्र की दिशा चक्रवात अर्थात समुद्री तूफान से सावधान करने में यह अत्यंत उपयोगी है। मौसम मानचित्रों का महत्व निम्नलिखित है। मौसम मानचित्रों की सहायता से प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा आदि के जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का पूर्वानुमान लगता है। दूसरा, ये मानचित्र नाविकों तथा वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तीसरा, वायुयान चालकों के लिए यह मानचित्र महत्वपूर्ण होते हैं। चौथा महत्व, इन मानचित्रों की सहायता से मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है। इसे समाचार पत्रों एवं दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित कर अतिवृष्टि, भूकंप, ओलावृष्टि, तूफान एवं हिमपात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जन सामान्य को सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न मौसमी दशाओं को स्पष्ट करने हेतु संकेत बनाइए। पहली मौसमी दशा दी हुई है कोहरा। कोहरे को हम 3 लाइन के द्वारा प्रदर्शित करेंगे
अगला हमारा दिया हुआ है ओला। ओला को हम त्रिभुज बनाकर प्रदर्शित करेंगे। तीसरा, संपूर्ण मेघाच्छादन को हम गोला बनाकर उसे काला करेंगे। और हिम को हम इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद वर्षा, वर्षा को हम काला छोटा डॉट बनाएंगे। कुहासा के लिए हम 2 लाइनें खींचेंगे। धुंध बनाने के लिए हम उल्टा 8 बनाएंगे। तड़ित झंझा को हम इस तरह से बनाएंगे और फुहार को हम इस तरह बना के हाईलाइट कर देंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए मौसम मानचित्रों की व्याख्या निम्नलिखित बिंदुओं पर कीजिए। पहला बिंदु है चक्रवात व गौण चक्रवात का क्षेत्र, दूसरा वायुफान का क्षेत्र और तीसरा प्रति चक्रवात का क्षेत्र। यहाँ पर हम उत्तर में चक्रवात व गौण चक्रवात का क्षेत्र पहले लिखेंगे, जिसमें हम पहले हेडिंग डालेंगे चक्रवात व गौण चक्रवात का क्षेत्र। इसमें हम लिखेंगे चक्रवात की समदाब रेखाएं मंद होती हैं और इसके भीतर अल्पतम दाब होता है, इसीलिए इसको अल्पदाब अवस्था भी कहते हैं। अल्पतम दाब केंद्र गर्त रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु होता है, इसलिए बाहर से हवाएं भीतर की ओर जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध चक्रवात की वायु वामावर्त दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में चलती हैं। ये चक्रवात स्थायी वायु दाब के प्रवाह की निश्चित दिशा में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिए गए मानचित्र में चक्रवात व गौण चक्रवात की स्थिति को 990 मिलीबार व 992 मिलीबार की समदाब रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि गहरे अवदाब में केंद्र का वायुदाब बहुत कम होता है और छिछले अवदाब में केंद्र का वायुदाब थोड़ा ही कम होता है। गहरा अवदाब एक से अधिक समदाब रेखाओं से घिरा होता है और छिछला अवदाब केवल एक समदाब रेखा से घिरा होता है और अन्य समदाब रेखाओं से अंशतः घिरा होता है। छिछले अवदाब में समदाब रेखाएं दूर दूर और गहरे अवदाब में निकट निकट अंकित रहती हैं। इसमें वायु राशि एकत्रित होती है, ऊपर उठती है और ठंडी होकर बादल तथा वर्षा का रूप ग्रहण करती है। दूसरी व्याख्या है वायुफान का क्षेत्र। इसमें हम इस तरह लिखेंगे, यह एक त्रिभुजाकार उच्च दाब का क्षेत्र होता है। मानचित्र में यह 994 मिलीबार की समदाब की रेखा द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि इसकी समदाब रेखाएं वी आकार की होती हैं, जैसा कि चित्र में हमें दिखाई दे रहा है, जिनका शीर्ष गोल होता है और अल्पदाब के क्षेत्र की ओर इंगित करता है। इसके मध्य में सबसे अधिक वायु दाब रहता है और शीर्ष तथा किनारों की दाब क्रमशः कम होती जाती है। प्रधान चक्रवात के साथ इनका दबाव आगे होता है। सर्वोच्च दाब बिंदु और शीर्ष बिंदु को मिलाने वाली रेखा शीर्ष रेखा कहलाती है। तीसरी व्याख्या प्रति चक्रवात का क्षेत्र। इसके अंतर्गत हम लिखेंगे, चक्रवात के विपरीत प्रति चक्रवात होते हैं। इनके केंद्र में उच्च दाब का स्थान होता है, इसको उच्च दाब अवस्था भी कहते हैं। मानचित्र में इसे 1000 मिलीबार की समदाब रेखा द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि इसकी समदाब रेखाएं प्रायः वृत्ताकार होती हैं और हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त होती है। इसमें केंद्र से बाहर की ओर वायु चलती है। इसमें दाब प्रवणता कम होती है। प्रति चक्रवात शक्तिहीन होते हैं और एक ही स्थान पर देर तक रुके रहते हैं। इन प्रश्नों के पश्चात हमें इस अध्याय के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल करना है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प का पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मौसम संकेत को कब और कहाँ मान्यता प्रदान की गई? विकल्प 1 दिया हुआ है 1945 में दिल्ली में, विकल्प 2 1948 में फ्रांस में, विकल्प 3 1935 में वर्सा इटली में और विकल्प 4 1995 में जेनेवा में। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 1935 में वर्सा इटली में। प्रश्न 2 जो दिया हुआ है, पश्चिमी तट पर वायु वेग है। विकल्प 1 5 नॉट के लगभग, विकल्प 2 7 नॉट के लगभग, विकल्प 3 15 नॉट के लगभग और विकल्प 4 10 नॉट के लगभग। यहाँ पर इसका सही उत्तर है विकल्प 4 10 नॉट के लगभग। इसके पश्चात हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला रिक्त स्थान है, मौसम मानचित्र में वायु दाब रिक्त स्थान में दर्शाई जाती है। यहाँ पर हम लिखेंगे मिलीबार में, क्योंकि हमें पता है कि वायु दाब को नापने की इकाई मिलीबार है। मौसम मानचित्र तैयार करने हेतु मौसम दशाओं एवं तत्वों के निरीक्षण एवं अभिलेखन का केंद्र रिक्त स्थान कहलाता है।
यहाँ पर हम लिखेंगे वेधशाला। अगला प्रश्न है सत्य असत्य बताइए, जिसमें पहला दिया हुआ है भारत में मौसम विभाग की स्थापना 1880 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पर इसका उत्तर असत्य आएगा। प्रश्न दूसरा दिया हुआ है मेघ की छाया वृत्तों द्वारा प्रदर्शित की जाती है। यहाँ पर सत्य है। अगला प्रश्न है मौसम मानचित्रों में वायु दाब मिलीबार में दर्शाया जाता है। ये भी सही बताया गया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सत्य। अगला प्रश्न है वायु वेग नापने की इकाई 1 नॉट 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। यहाँ पर सत्य है। अगला प्रश्न है जोड़ी मिलाइए। कॉलम अ का मिलान कॉलम ब से करना है। कॉलम अ में पहला दिया हुआ है मौसम विभाग की स्थापना, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मौसम संकेत और तीसरा मौसम मानचित्रों का प्रकाशन। कॉलम ब में पहला विकल्प क दिया हुआ है 1875, ख 1864 और ग 1935। यहाँ पर हम कॉलम अ के पहले विकल्प मौसम विभाग की स्थापना को ख 1864 से मिलाएंगे और दूसरे विकल्प अंतर्राष्ट्रीय मौसम संकेत को ग 1935 से और तीसरे विकल्प मौसम मानचित्रों का प्रकाशन को हम क 1875 से मिलान करेंगे। इसके पश्चात हमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है, जिसमें पहला है भारत में मौसम विभाग की स्थापना किस सोसाइटी के सुझाव पर हुई। तो इसका उत्तर आएगा एशियाटिक सोसाइटी के सुझाव पर। अगला प्रश्न है मौसम विभाग का प्रधान कार्यालय कहाँ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिल्ली, क्योंकि मौसम विभाग का प्रधान कार्यालय दिल्ली में है। तीसरा प्रश्न भारतीय मानचित्रों में किस ऊंचाई के मेघ दिखाए जाते हैं। उत्तर आएगा निम्न व मध्यम। अगला प्रश्न है वायु वेग नापने की इकाई क्या है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं वायु वेग मापने की इकाई नॉट है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नॉट। अगला प्रश्न है वायु के आकस्मिक प्रचंड झोंके जो स्वतः कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं को क्या कहते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे झंझा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के पश्चात आइए अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है प्रमुख वर्षा संकेत स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर हमें दिया हुआ है वर्षा और फुहार, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वर्षा और फुहार। अगला प्रश्न है झंझा का क्या प्रभाव पड़ता है। हम उत्तर लिखेंगे पेड़ की टहनियाँ टूटने लगती हैं और चलना फिरना कठिन हो जाता है। इसके पश्चात लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला है मौसम मानचित्र से क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर हम लिखेंगे इस प्रकार के मानचित्र जिसमें पृथ्वी के किसी भाग में घटित मौसम संबंधी दशाओं जैसे तापमान की स्थिति, वायु दाब, वर्षा, पवन की दिशा एवं वेग, मेघाच्छादन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित संकेतों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, मौसम मानचित्र कहलाते हैं। अगला प्रश्न है मौसम मानचित्र की व्याख्या के प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं। हम यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे मौसम मानचित्र की व्याख्या के प्रमुख बिंदु, पहला प्रस्तावना जिसमें लिखेंगे दिन, तिथि तथा समय। दूसरा तापमान का विचलन, उसमें डैश करके लिखेंगे। शीतलहर और उष्ण लहर ज्ञात करने में सहायक। तीसरा वायुदाब का विचलन, इसमें लिखेंगे वायुदाब का सामान्य वितरण, उच्च व न्यून दाब क्षेत्र। दूसरा समदाब रेखाओं की उपनति, वायुदाब की प्रवणता, चक्रवातों की गति, सामान्य वायुदाब से प्रमाण। और चौथा वायु दिशा एवं वायु वेग। पांचवा वृष्टि सामान्य से अधिक या कम वर्षा के क्षेत्र, वर्षा की मात्रा। छठा मेघ बादल के प्रकार, उच्च व निम्न तथा मेघाच्छादन या मेघ की प्रकृति तथा मात्रा। सातवां वायुमंडलीय घटनाएं जिनमें धुंध, कोहरा, विद्युत, धूल, आंधी, वज्रघोष, शिलावृष्टि और समुद्र की दिशा आती हैं। और आठवां भविष्यवाणी, मानचित्रों के आधार पर मौसम की भविष्यवाणी की जाती है। इस अध्याय के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है प्रमुख समुद्री तरंग संकेतक स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हमें हमारी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 88 पर मिल जाएगा। हम वहां से इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है प्रमुख वायु मापन संकेतों को स्पष्ट करते हुए उनके प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। वायु मापन संकेत को हम इस चार्ट के द्वारा इस तरह से लिखेंगे
और यह चार्ट हमें हमारी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 87 पर दिया हुआ है, जहां से हम इसे लिख लेंगे। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि मानचित्र वाला जो हमारा पोर्शन है वह परीक्षा की दृष्टि के साथ साथ ही आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके द्वारा आप न केवल भारत की भौगोलिक स्थिति को जान सकते हैं, बल्कि यह बहुत रोचक पोर्शन है और इसे आप नक्शे पर बनाना सीख सकते हैं और यह नक्शे आप बाज़ार से लाकर इनका अभ्यास कर सकते हैं, या चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी इन नक्शों को भरने का अभ्यास कर सकते हैं। प्रश्न 3 में हमें पहला मानचित्र दिया हुआ है, काराकोरम पर्वतमाला, सतपुड़ा अरावली नीलगिरी। दूसरा, भारत में हिमालय का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट। तीसरा, छोटा नागपुर का पठार। चौथा, गंगा ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी नर्मदा। पांचवा, सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र चेरापूंजी मानसीमराम। छठा, बंगाल की खाड़ी और सातवां, कन्याकुमारी। यहाँ पर हमने आपको नक्शा बता दिया है जिसका अभ्यास आपको करना है। अगला प्रश्न है, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए, जिसमें पहला दिया हुआ है जूट उत्पादक क्षेत्र। दूसरा, गन्ना उत्पादक क्षेत्र। तीसरा, काली मिट्टी का क्षेत्र या कपास उत्पादक क्षेत्र। चौथा, चाय उत्पादक क्षेत्र। पांचवा, रबर उत्पादक क्षेत्र और छठा, चावल उत्पादक क्षेत्र। इस मानचित्र को भी आप यहाँ से देखकर अभ्यास द्वारा सीख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है पांचवा, भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, जिसमें पहला है कोयला उत्पादक क्षेत्र। दूसरा, प्रमुख खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र। तीसरा, डिगबोई असम। चौथा, यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र। पांचवा, राजस्थान में यूरेनियम। छठा, प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र। सातवां, लक्षद्वीप। आठवां, नाभिकीय ऊर्जा केंद्र और नवा, तारापुर अणु विद्युत ग्रह। इन सभी क्षेत्रों को हमने मानचित्र में यहाँ पर प्रदर्शित किया है और आपको यहाँ पर अभ्यास द्वारा इन क्षेत्रों को सीखना है कि यह क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। दिया हुआ है दिल्ली, विशाखापट्टनम, भिलाई, भोपाल, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दूसरे नंबर पे दिया हुआ है दिल्ली कोलकाता रेलवे लाइन। तीसरा, सांता क्रूज, पालम व दमदम हवाई अड्डा। चौथा, अरब सागर। पांचवा, आगरा से मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग। छठा, थार का मरुस्थल। सातवां, चिल्का झील। आठवां, कोई दो प्रमुख आंतरिक जल परिवहन मार्ग और नवा, सीमा सड़क विकास बोर्ड का क्षेत्र। यहाँ पर नक्शे में आपको हमने यह सब बनाकर दिखाया हुआ है जिसका आपको अभ्यास करना है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। पहला जिसमें दिया हुआ है शीतकालीन वर्षा का क्षेत्र। दूसरा, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा, भाखड़ा नांगल बांध। चौथा, कच्छ का रण। पांचवा, कर्क रेखा। छठा, हजीरा जगदीशपुर गैस पाइपलाइन और सातवां, आनंद अहमदाबाद दुग्ध पाइपलाइन।
इन सभी क्षेत्रों और स्थानों को हमने मानचित्र में प्रदर्शित किया है, जिनका कि आपको अभ्यास करना है। दीर्घोत्तरी प्रश्न में मौसम संकेतों के साथ साथ ही हमारा महत्वपूर्ण पोर्शन है मानचित्र। इन मानचित्रों का न केवल आपको अध्ययन करना है बल्कि इनका अभ्यास भी करना है, क्योंकि इन मानचित्रों के द्वारा आप भारत के भौगोलिक क्षेत्रों को आसानी से जान सकेंगे। साथ ही परीक्षा की दृष्टि से तो यह महत्वपूर्ण है ही, आने वाले समय में प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। इन मानचित्रों को सीखने के लिए आपको बाज़ार से छपे हुए मानचित्र खरीद कर लाने होंगे और यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर या बार बार इन मानचित्रों को बना कर देखकर आपको इनका अभ्यास करना होगा। मैं आशा करती हूँ कि इस तरह आप इस अध्याय को परीक्षा की दृष्टि से तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।